नमस्कार दोस्तों, निरंतर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहां पर यूपी पीसीएस प्री टेस्ट सीरीज 2024 देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पहला टेस्ट कर रहे हैं और ये टेस्ट है एंशिएंट इंडिया से संबंधित। यूपी पीसीएस का पेपर अगर आप 27 अक्टूबर को देने जा रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है आपके लिए। काम की व्यस्तता के चलते मैं यहाँ पर वीडियो थोड़ी लेट में डाल पाता हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बढ़ते हैं अपने 91st क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो इन क्वेश्चनों को उस पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया था। ऑप्शन ए हरे हुड़, बी काले हुड़, सी सफेद हुड़ या फिर डी लाल हुड़। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी सफेद हुड़। कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान गुप्त साम्राज्य पर सफेद हुड़ों ने आक्रमण किया था। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि गुप्त साम्राज्य कब से कब तक था। तो 319 से लेके 467 तक की डेट आपको याद रखना है। ये ईसवी संवत की बात हो रही है। 319 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक, यानी चौथी शताब्दी और 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य भारत के उत्तरी भागों में अवस्थित था, जिसकी राजधानी मगध हुआ करती थी। ये आप लोग याद रखिएगा। और जो गुप्त साम्राज्य था ये मगध का 7वां वंश था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश मगध का किस नंबर का वंश था। तो 7वें नंबर का वंश था, याद रखिएगा। इसी वंश के समय में जब कुमारगुप्त शासक था तो सफेद हुड़ों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया था। अपने 92वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि गुप्तकालीन भारतीय समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए पहले विचार करते हैं, उसके बाद नीचे क्या कहा जा रहा है वो देखेंगे। पहला कथन है, गुप्तकालीन भारतीय समाज परंपरागत 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित था। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो गुप्त काल था उस समय हमारा जो समाज था 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा कथन है, इस काल में ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, गुप्त काल से पहले ब्राह्मणों के केवल 6 कार्य निश्चित किए गए थे। बिल्कुल सही है। गुप्त काल से पहले ब्राह्मणों को केवल 6 कार्य ही करने होते थे, जिसमें से इनका प्रमुख कार्य होता था अध्ययन और अध्यापन करना, दान लेना और देना, और इसके साथ ही साथ यज्ञ करवाना। तो ये कुछ काम थे जो यहाँ पर आपके कथनों में दिए गए हैं। अब देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से ये तीनों कथन सत्य हैं। तो देखते हैं कौन सा विकल्प है। ये गलत हो जाएगा, ये गलत, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी तीनों कथन सही हैं। इसके बाद 93rd क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि सोलंकी वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम सेकंड था। कथन सही है। भीम सेकंड के एक सामंत लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। तो यह कथन भी सही है। लवण प्रसाद जो था ये गुजरात में बघेल वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके साथ ही साथ कह रहा है कि बघेल वंश का कर्ण सेकंड गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। यह कथन भी सही है। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया। किसने? कर्ण सेकंड ने। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सा शासक था गुजरात का जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। तो कर्ण सेकंड आपको याद रखना है। तो ये चारों कथन सही हैं। यहां पर विकल्प देखें तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त चारों। अब बात करते हैं अपने 94th क्वेश्चन की। तो यहां पर कहा जा रहा है कि गुप्त काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इससे पहले यह जान लीजिए कि गुप्त काल कब से कब था। तो 319 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक भारत के उत्तरी भागों में गुप्त साम्राज्य था, ये आप जानते हैं। तो 320 ईस्वी के आसपास ये इनका उदय हुआ और इनका जो अंत हुआ 467 तक, आपको याद रखना है। अब पहले कथन की बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है कि गुप्तों को कुषाणों का सामंत माना जाता है। बिल्कुल सही है। जो गुप्त थे ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। दूसरा कथन है, गुप्तों के मूल राज्य में प्रयाग सत्ता के केंद्र में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल थे। तो ये कथन भी शामिल है। वैसे इनकी राजधानी मगध हुआ करती थी, लेकिन जो सत्ता का केंद्र था वो प्रयाग भी हुआ करता था। तो ये याद रखिएगा। तीसरा है, कला, साहित्य और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई उपलब्धियों के कारण प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यह कथन भी सही है। इसका अगर आप लोग उत्तर देखें तो तीनों कथन सही हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि सही उत्तर पहचान कीजिए। तो ऑप्शन डी इसमें भी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अब अपने 95th क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि राजा भोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। तो कथन सही है। राजा भोज परमार वंश का शासक था।
राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। ये कथन भी सही है। भोजपुर झील जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है, राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तीसरा कथन है राजा भोज कविराज की उपाधि से विभूषित थे। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो कहा जा रहा है उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं। तो ये तीनों के तीनों कथन सही हैं। अब यहां पर हम ऑप्शन देखते हैं, केवल एक गलत, केवल दो गलत, केवल तीन गलत, उपर्युक्त सभी असत्य। ये देखिए गलत क्वेश्चन दिया हुआ है। उपर्युक्त सभी असत्य नहीं है, सत्य हैं। ये ध्यान दीजिएगा। इसका जो विकल्प है ऑप्शन डी होगा, लेकिन यहाँ पे असत्य की जगह सत्य आएगा। जो भोज थे, राजा भोज थे, परमार वंश के शासक थे और ये भोजपुर नामक झील का इन्होंने निर्माण कराया और इन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी। तो राजा भोज के बारे में उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पर असत्य दिया है, ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन जो सेट किया गया है गलत सेट किया गया। यहाँ असत्य की जगह सत्य होगा। 96 क्वेश्चन की अब बात करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुष्यभूत शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी प्रभाकर वर्धन, सी भट्टारक या फिर डी शशांक। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और ये पुष्यभूति वंश का शासक हुआ करता था। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तराइन के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए पहले विचार करते हैं, फिर देखेंगे कि इन कथनों के बारे में क्या पूछा जा रहा है। पहला कथन है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गोरी की हार हुई। कथन बिल्कुल सही है। जो तराइन का प्रथम युद्ध था ये 1191 में हुआ था, ये सही है और इसमें पृथ्वीराज तृतीय ने मुहम्मद गोरी को हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें गोरी की विजय और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। यहां से याद रखिएगा कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ये 1192 में हुआ और इसमें गोरी जो था वो विजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान, जिसे पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है, इसकी हार हुई। तीसरे कथन में कहा जा रहा है कि तराइन की तीसरी लड़ाई 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज के बीच लड़ी गई, जिसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित किया। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तराइन की जो तीसरी लड़ाई थी वो 1215 में हुई थी और इसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को हराया था। तो अब देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो तीनों कथन सही हैं। यहाँ पर अगर हम विकल्प देखें तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों कथन सही हैं। अब आ जाते हैं अपने 98th क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है राजा भोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा भोज से संबंधित एक क्वेश्चन अभी हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो इस कथन में कहा जा रहा है कि राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। कथन सही है, ये फैक्ट उसमें भी था। राजा भोज कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था, ये भी सही है, ये कथन भी उसमें था। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, ये कथन भी बिल्कुल सही है। राजा भोज मां सरस्वती का पुजारी हुआ करता था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। चारों जो कथन हैं राजा भोज के बारे में एकदम सही हैं। अब इसके अगर उत्तर की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं। तो चारों कथन सत्य हैं, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त चारों। अब 99th क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विग्रहराज फोर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक का रचयिता विग्रहराज फोर्थ था, यह कथन सही है। हरिकेल एक संस्कृत नाटक है जिसके रचनाकार विग्रहराज फोर्थ माने जाते हैं। दूसरा, सोमदेव विग्रहराज सेकंड के राजकवि थे, तो ये भी एकदम सही है। विग्रहराज फोर्थ के जो राजकवि थे वो सोमदेव हुआ करते थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। ललित विग्रहराज किसने लिखा? सोमदेव ने। तो ये कथन भी सही है। और उसके बाद चौथा जो कथन इसमें कहा जा रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज फोर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। तो ये कथन भी सही है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये आज के समय में मस्जिद है, कहाँ अवस्थित है? अजमेर में। लेकिन पहले ये एक विद्यालय हुआ करता था जिसे तोड़ के यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। तो ये कथन भी सही है। तो अब देखें क्या पूछा जा रहा है, उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं। तो चारों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त चारों। अब अपने 100वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है प्रतिहार वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या कथन कहे गए हैं प्रतिहार वंश के बारे में। पहला कथन है प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। तो बात तो सही है, मिहिर भोज जो था ये प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करता था।
मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई, बिल्कुल सही है। मिहिर भोज की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी और वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की, तो ये कथन भी सही है। ये वाला जो फैक्ट है कई बार पूछा गया है कि किस शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की, तो आपको यहां पर ये प्रतिहार शासक मिहिर भोज का नाम जरूर याद रखना है। तो ये तीनों कथन सही हैं। अब देख लेते हैं सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो उपर्युक्त सभी कथन सही हैं, ये इसका उत्तर हो गया है। 101वें प्रश्न को देखते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि शिलालेखों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहले में कहा गया है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया, तो कथन सही है। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, ये कथन भी सही है। यहां से हमें 1, 2, 3 और ये चार संख्या याद रखनी है कि अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है। पहली ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। ये प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के शिलालेख में कितनी लिपियां देखने को हमें मिलती हैं। ऑप्शन 1, 2, 3 या फिर 4, तो 4 वाला विकल्प सही होता है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। तीसरे कथन में कहा गया है कि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों कथन सही हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। 1 तथा 2 गलत, 2 तथा 3 गलत, केवल 1 गलत, उपर्युक्त सभी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 101वें क्वेश्चन का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि काकतीय वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए बीटा, बी बीटा सेकंड, सी गणपति या फिर डी रुद्रमा देवी। तो यहां पर जो इसका उत्तर है वो है ऑप्शन ए बीटा फर्स्ट। बीटा फर्स्ट काकतीय वंश का संस्थापक माना जाता है और गणपति इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली शासक था। इसी की लड़की थी रुद्रमा देवी, इसका नाम भी आपको याद रखना है। रुद्रमा देवी काकतीय वंश की महिला शासका थी। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि रुद्रमा देवी जो कि प्राचीन भारत की एक काफी इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं या शासका हैं, इनका संबंध किस वंश से था। तो काकतीय वंश आप लोगों को याद रखना है। 130वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं वाले विकल्प का चुनाव करना है। तो यहां पर पहले विकल्प में कहा जा रहा है कि प्रांत का विभाजन ब्लॉक कहलाता था, ये तो गलत है। जो मौर्य काल था उस समय जो प्रांत होते थे ये विषयों में विभाजित थे, ये आप याद रखिएगा। यानी आज के समय में जो जिले होते हैं ना, उसे मौर्य काल में विषय कहा जाता था, ये याद रखिएगा। और विषय का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो विषय पति होता था। तो ये 2 फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। और 130वें प्रश्न का जो उत्तर होगा ये यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। इसके जो दूसरे ऑप्शन उसे भी देख लेते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, ये मौर्य साम्राज्य की बात हो रही है। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामिक कहते थे और प्रशासकों में सबसे छोटा जो होता था उसे गोप कहते थे। तो ये बी, सी और डी ये कथन सही दिए हुए हैं और उसके आगे जो मिलान करने के लिए है या उसके आगे जो फैक्ट दिया है वो भी सही है। इस प्रकार इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, प्रांत का विभाजन ब्लॉक, ये गलत है। ब्लॉक की जो अवधारणा है ये बाद में आई। अब 104th क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में मेगास्थनीज के विभाजन पर विचार कीजिए। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल चलाता था, तो ये बात सही है। मेगास्थनीज ने ऐसा ही कहा है कि मौर्य साम्राज्य में जो नगर का प्रशासन होता था ये 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, वही प्रशासन करता था। संपूर्ण मंडल 6 समितियों में विभाजित था, ये बात भी सही है। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, ये बात भी सही है। यानी यहां देख लीजिए, इसे मैं थोड़ा हटाता हूं तो ये प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और संपूर्ण मंडल 6 समितियों में विभाजित था। तो आप जब करेंगे 6 × 5 तो ये हो जाएगा 30 सदस्यों का एक मंडल होता था जो प्रशासन का कार्य देखता था। चौथे कथन में कहा जा रहा है कि मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। वैसे तो जो मौर्यकालीन प्रशासन या मौर्य साम्राज्य था वो बहुत ही केंद्रीकृत था, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। लेकिन बहुत ही केंद्रीकृत होने के बावजूद भी जो मौर्य साम्राज्य था ये लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत था। तो इस प्रकार से अगर हम इसका उत्तर देखें तो ये चारों कथन सही हैं, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त चारों। 105th क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पर कहा जा रहा है कि दक्षिण भारतीय राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया, कथन सही है। अमोघ वर्ष जो था ये राष्ट्रकूट वंश का एक बहुत ही फेमस राजा हुआ करता था, इसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले ली थी, तो कथन पहला सही है। दूसरा, राष्ट्रकूट वंश का
अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था, तो ये कथन भी सही है। कृष्ण थर्ड के दरबार में कन्नड़ भाषा कवि पोन्न रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी, तो ये कथन भी सही है। तीनों कथन सही हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा शेष सत्य है या है, तो तीनों कथन सही हैं। इनमें से अगर हम विकल्प देखें तो केवल 1 और 2 गलत, केवल 2 और 3 गलत, उपर्युक्त सभी, तो विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त सभी जो कथन हैं वो सही हैं। 106 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहां पर कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए सूची 1 को देखते हैं, तो यहां विवाह के प्रकार दिए हुए हैं और सूची 2 में आशय या प्रकृति दी हुई है कि विवाह जो थे इनका मतलब क्या होता था। तो सबसे पहले दैव विवाह की बात हो रही है। दोस्तों ये एक ऐसा विवाह होता था जिसमें जो यज्ञ करने वाला पुरोहित होता था उसी के साथ विवाह कर दिया जाता था। यहां विकल्पों में अगर देखें तो ए का पहले के साथ मिलान हो जाएगा। यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह, उसे दैव विवाह कहा जाता था। गंधर्व विवाह की अगर बात करें तो आज के समय में जो प्रेम विवाह है वही प्राचीन भारत में गंधर्व विवाह कहलाता था। तो यहां पर देखिए प्रेम विवाह यहां पर है, ये इसका मिलान हो जाएगा। असुर विवाह की अगर बात करें तो इसमें जो होता है कि कन्या के बदले धन प्राप्त किया जाता है, यानी आज के समय में जो लड़कियों को बेच दिया जाता है वही कभी असुर विवाह कहा जाता था प्राचीन भारत में। तो इसका मिलान 3 के साथ हो जाएगा। कन्या के बदले वर से धन प्राप्त करना, यानी जो कन्या को खरीदता था वो धन दे देता था और उसके साथ शादी हो जाती थी। ऑप्शन डी में है प्रजापत्य विवाह, बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह, तो ये डी का 4 हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम लोग विकल्पों को देखें तो ए के साथ 1 का मिलान होगा, यहां पर ए के साथ 1 है इसमें, तो ये इसका विकल्प हो सकता है और ए के साथ ये ए भी है, डी वाला, ये भी उत्तर हो सकता है। बी का मिलान 2 के साथ करना है, तो यहां पर बी का मिलान 3 के साथ है, तो ये वाला उत्तर नहीं होगा, ये डी हो जाएगा इसका सही जवाब। 106 का जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 1 2 3 4। 107वें प्रश्न की बात करते हैं, तो यहां पर कहा जा रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को तारण कहा गया है। अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि भारतीयों ने यूनानियों से छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया, तो ये कथन सही है। भारत में छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण की जो कला है उसमें यूनानियों का योगदान माना जाता है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि जो प्राचीन भारत में पश्चिमोत्तर भारत हुआ करता था, यानी ये वाला भारत, यहां पर जो प्रांत होते थे इन प्रांतों को छत्रप कहा जाता था। ये आप देखिए छत्रप, तो यही छत्रप प्रणाली थी। ये किनकी देन थी? यूनानियों की देन थी, याद रखिएगा। और मुद्रा निर्माण भारत में जो शुरुआत हुई उसमें भी यूनानियों का काफी योगदान रहा, तो कथन एक सही है। कारण में कहा जा रहा है कि भारत में गांधार शैली की कला जिसका विकास ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुआ यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। इसमें भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखाई देता है, तो ये कथन भी सही है। इस प्रकार इसका जो उत्तर होगा वो ए या बी में से ही होगा, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि अभिकथन का जो कारण है वो सही कारण है कि नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर अभिकथन के बाद क्योंकि शब्द आप जोड़ दीजिए, क्योंकि, और इसके बाद अब आप अभिकथन को भी पढ़िए और कारण को पढ़िए। भारतीयों ने यूनानियों से छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया क्योंकि भारत में गांधार शैली की कला जिसका विकास ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुआ यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। इसमें भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखाई देता है। तो क्योंकि लगाने के बाद आप देख रहे हैं ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से कुछ मिल ही नहीं रहे हैं, इसका ये कारण नहीं दिखाई दे रहा है, तो यही चीज यहां पर हो जाएगी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, ये व्याख्या नहीं कर पा रहा, तो 107 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 108वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहां कहा जा रहा है कि राजेंद्र प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की, तो कथन सही है। उसने नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम को बनाया, यह भी सही है। नवीन राजधानी के निकट चोल गगनम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था, तो यह कथन भी सही है। तो राजेंद्र प्रथम के बारे में, जो कि तमिलनाडु का एक बहुत ही फेमस शासक हुआ, ये तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब बात करते हैं 109th क्वेश्चन की, तो यहां पर कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। कथन पहला है, अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन है, पहला धर्म अस्थायी और दूसरा कंटक शोधन, तो ये कथन सही है। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय या कोर्ट हुआ करते थे, एक को कहा जाता था धर्म अस्थायी और दूसरे को कहा जाता था कंटक शोधन।
दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि धर्म अस्थायी व्यक्तिगत विवादों से निपटान हेतु और कंटक शोधन व्यक्तिगत परंतु उन मामलों के निपटान हेतु था जो फौजदारी, हत्या या अन्य अपराधों से संबंधित होते थे। तो ये कथन भी सही है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो धर्म अस्थायी न्यायालय था या कोर्ट था, ये दीवानी मामले सुनता था, ये हमें ध्यान रखना है। और जो कंटक शोधन था, ये फौजदारी मामले सुनता था। ये दो शब्द आप याद रखिए, दो तरह के थे जो आज के समय में दीवानी न्यायालय होता है और फौजदारी। तो फौजदारी न्यायालय को पहले मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता था, और दीवानी जो कोर्ट होते हैं आज के समय में उन्हें कभी मौर्य काल में धर्म अस्थायी कहा जाता था। तो इस प्रकार ये दोनों कथन सही हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहां कहा जा रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से उत्तर सही है या है। तो दोनों ही सही हैं। अब विकल्प देखते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है 1 और 2 दोनों, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, इसका सही जवाब है। 110वें क्वेश्चन की बात करें तो यह भी कथन और कारण वाला है। यहां पर जो अभिकथन है उसमें कहा जा रहा है पुराणों का जो रूप अब प्राप्त होता है उसकी रचना गुप्त काल में हुई। तो यह कथन सही है। इस काल में अनेक स्मृतियों एवं सूत्रों पर भाष्य लिखे गए तथा अनेक पुराणों तथा रामायण एवं महाभारत को अंतिम रूप दिया गया। तो ये कथन सही है, पहला वाला। कारण क्या दिया जा रहा है इसके पीछे? विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को शून्य के सिद्धांत तथा दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय प्राप्त है। कथन सही है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये कथन भी सही है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो कारण दिया गया है इस कथन के लिए, वो कारण कथन को व्याख्यायित नहीं कर पा रहा है। इसीलिए इसके अगर उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, तो दोनों कथन सत्य हैं, पर आर ए की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार ऑप्शन बी 110वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा।